नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लेज़र्स के बारे में, मतलब लेज़र के प्रकार के बारे में। बहुत प्रकार के लेज़र होते हैं, जैसे कि रूबी लेज़र हो गया, ट्यूनेबल लेज़र हो गया, रासायनिक लेज़र हो गया, बहुत सारे लेज़र हैं। बट आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका रूबी लेज़र। ये एक पल्स लेज़र होता है। पल्स लेज़र का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यू फॉर्म में लेज़र नहीं मिलेगा, आपको पल्स के फॉर्म में लेज़र मिलेगा। मतलब अगर लेज़र मिल रहा है तो थोड़ी देर के बाद नहीं मिलेगा, फिर लेज़र मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले टाइप का लेज़र है रूबी लेज़र, उसके बारे में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक ग्लास ट्यूब होता है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लेट लगाई जाती है। ये जो प्लेट है इसके अंदर रूबी क्रिस्टल भरे होते हैं। रूबी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है बेसिकली, और कुछ अशुद्धि के रूप में इसमें क्रोमियम आयन मिलाया जाता है। ये जो अंदर आप ट्यूब देख रहे हैं, इसका एक सिरा कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता है और दूसरा सिरा पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। मतलब एक तरफ को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी रिएक्शन हो वो लाइट के फॉर्म में इस फेस से बाहर ना निकले। दूसरा फेस पार्शली रखा जाता है जिससे कि जो कम तीव्रता वाले हैं, जिनकी इंटेंसिटी कम है, वो अंदर ही रह जाएं, और जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो इससे बाहर निकलें, जिससे कि हमको क्या प्राप्त हो, एक लेज़र बीम मिले। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी। ये जो ट्यूब है इसे हम लोग दम्मिका नली या फ्लैश ट्यूब कहते हैं। इस फ्लैश ट्यूब के अंदर जीनॉन गैस भरी जाती है। जीनॉन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये एक ज़ीरो एलिमेंट है। ज़ीरो एलिमेंट का एक टेबल है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें हीलियम, नियॉन, जीनॉन, ये सब अक्रिय गैसें, मतलब ज़ीरो एलिमेंट में आते हैं। ज़ीरो एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो क्रिया बहुत कम करता है, जो रिएक्शन बहुत कम करता है। मतलब किसी और एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या है, कोई अगर हम जो भी हम बनाना चाहते हैं वो ना बन के कुछ दूसरा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्रियाशील गैस है। उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन किसी और परमाणु के साथ बॉन्ड बना के कुछ अलग परमाणुओं का क्रिएशन कर लेता है। इसीलिए हम लोग ऐसी गैसों को लेते हैं जो दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते, और ना ही कोई दूसरा इनके साथ क्रिया करता है, क्योंकि इनके जो बाहरी कक्षा है वो पूरी तरह से फुलफिल होता है, और जो पूरी तरह से फुलफिल होगा वो कभी किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो हीलियम भी ले सकते हैं, इसकी जगह नियॉन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो रूबी क्रिस्टल में यूज़ किया है, जीनॉन गैस का किया है। अब होता यह है कि जीनॉन गैस चूंकि अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करता, तो जब आप इसको चार्ज दोगे, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल को चार्ज दोगे, तो ये तुरंत ही उस पर मिले चार्ज को दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह जैसे बाकी गैसों को गर्म करने में अगर ज़्यादा समय लगता है, तो जीनॉन गैस को गर्म करने में बहुत कम समय लगेगा। अब हम देखते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरे ये जो फ्लैश ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसका कनेक्शन हम डालते हैं पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के कारण चूंकि जीनॉन गैस अक्रिय गैस होती है, मतलब इसमें जो भी चार्ज आप इसको दोगे, ये जो चार्जेस हैं ये बहुत जल्दी ही बाकी गैसों में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब अपने ही जो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे ये बहुत जल्दी ये पूरी ट्यूब में जो आप यहाँ से जो चार्ज दे रहे हैं वो इस पूरी ट्यूब में चार्ज बहुत जल्दी से फैल जाएगा। अब जल्दी से चार्ज फैलने से होगा ये कि ये ट्यूब जो है वो किससे घिरा हुआ है, इस प्लेट से। ये प्लेट के अंदर क्या है, ये वाली प्लेट, और ये वाली जो प्लेट है आपकी, मतलब जो इंटरनल प्लेट है, जिसका एक साइड कंप्लीट तरह से इसको ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर दिया गया, सिल्वर कोटेड होता है ये, और ये पूरी तरह से सिल्वर कोटेड होने की वजह से इसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, तो इधर से लाइट पास हो नहीं पाएगी। अब इसके अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो पार्टिकल हैं वो चार्ज होना चालू होते हैं, और इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाना चालू कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाना चालू कर देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो परमाणु हैं वो 10⁻³ सेकेंड तक रहते हैं। उसके बाद ये अपने आप कहाँ आ जाते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट, मतलब मित स्थायी ऊर्जा अवस्था में ये परमाणु आ जाते हैं।
इसी समय हमें ऑप्टिकल पंपिंग मतलब प्रकाशीय पंपन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाशीय पंपन के बिना कभी भी लेज़र बीम प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रकाशीय पंपन का काम करता है क्रोमियम आयन। ये जो क्रोमियम आयन आप 0.05% इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, यही क्रोमियम आयन क्या करते हैं, चार्ज देने का काम करते हैं। किसको? मेटा स्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एचन्यू फोटॉन के जो भी आपके कण जो हैं यहाँ पर, उनको क्रोमियम आयन के द्वारा चार्ज दिया जाता है। जैसे ही क्रोमियम आयन इनको चार्ज देता है तो ये चार्ज को दूसरे एटम को देके तुरंत डिस्चार्ज होकर कहाँ आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जिससे कि आपने क्रोमियम आयन को क्या किया, पंपिंग के लिए यूज़ किया, मतलब मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉनों के टकराव के लिए यूज़ किया। अतः इस कंडीशन पे हमको एच न्यू फ्रीक्वेंसी का एक बीम मिलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं, उद्दीपित उत्सर्जन बोलते हैं। इस उद्दीपित उत्सर्जन के कारण हमें इस सिरे पर लेज़र बीम प्राप्त होती है। आप अगर एक चीज़ ध्यान दें तो ये पूरा एक ग्लास ट्यूब है, और हम चूँकि इसको पावर सप्लाई से कंटिन्यू पावर का सप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये ट्यूब धीरे धीरे गर्म होती जाती है। ट्यूब के गर्म होने के कारण एक टाइम तक ट्यूब गर्म होगा, उसके बाद भी अगर हम लगातार पावर देते रहे तो ये पूरी ग्लास ट्यूब खराब हो जाएगी या टूट जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम इस पर थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी का फ्लो करते हैं। जैसे ही हम ठंडे पानी का फ्लो करेंगे तो रिएक्शन वापस से कहाँ चला जाएगा, ज़ीरो पर, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी प्रोसेस पे चला जाएगा। इसी वजह से इस लेज़र पे जो लेज़र बीम प्राप्त होती है वो कंटिन्यूअस ना होकर पल्स के फॉर्म में होती है। यही कारण है कि रूबी लेज़र का कभी भी उपयोग एक्सपेरिमेंटली नहीं किया जाता। एक्सपेरिमेंट यानी प्रायोगिक व्यवस्था में इसका कोई भी उपयोग नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये रूबी लेज़र से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।